सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर स्टार्ट कॉमर्स में। आज स्क्रीनिंग स्पेशल सीरीज़ में ये हमारी 7th वीडियो है। HPSC स्क्रीनिंग का जो पेपर है फरवरी के 2nd और 3rd वीक में बताया जा रहा है, तो उसके लिए जो सीरीज़ है वो चलाई हुई है। सीरीज़ के साथ साथ मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रीवियस वीडियोज़ जितनी भी है जहाँ पे डिटेल में स्टार्ट के क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारी आप देखें और साथ साथ अपनी सिलेबस से भी तैयारी जारी रखें। बहुत अच्छा पेपर होगा स्क्रीनिंग का। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच मेकिंग करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। मोनोपोली को किससे मैच कर देंगे? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स प्राइस मेकर। देखिए, मोनोपोली में जो फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है और कंपटीशन में वो टेकर होती है। ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को मैच किया जाएगा हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट से। ये एक अधिकार प्रतियोगिता बाजार, यहाँ उत्पादों में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, रंग रूप में परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्राइस टेकर आ जाएगी और ओलिगोपोली प्राइस रिजिडिटी। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ओलिगोपोली की सबसे बेटर मैच कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दे देंगे तो प्राइस रिजिडिटी जो है वो यहाँ पे इसका जो बेटर मैच हो सकता है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जहाँ पे भी ऐसे मैच मेकिंग में क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो ये यहाँ से 4 क्वेश्चन भी निकल सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान से करने हैं सारे क्वेश्चंस। अब तो सिलेबस भी हाथ में है, तो कोशिश की गई है कि सिलेबस से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस ही सीरीज़ में डाले जाएं, लेकिन अगर फिर भी कोई एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है तो वो कोई बात ही नहीं है। अपने नेट के लिए ये वाले क्वेश्चन जो है वो काम आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक करना। सीरीज़ अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय। देखिए, इंडिया में जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको काम करने के लिए जो लाइसेंस देता है, कौन देता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, ये सब कुछ अपने सिलेबस में है। सब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू नो और सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसमें था कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं ना उनका नंबर जाना, कि कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो बुक कीपिंग के जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना, यानी कि जो बुक्स रखी जाती हैं अकाउंटिंग में उनका क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, और टू सर्टेन कैश पोजीशन है, इसके लिए बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे बैलेंस शीट और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी अपनी। नेक्स्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, जो एक स्टेटमेंट है उसको याद रख लेना। हमारे पास होता क्या है, ओपनिंग कैपिटल जो लगाई जाती है, ठीक है, उसमें से जो ड्राइंग है वो माइनस की जाती है। ठीक है, जो बैलेंस आएगा उसमें एडिशनल कैपिटल को प्लस कर देंगे, और फिर जो बैलेंस आएगा उसमें अगर प्रॉफिट को प्लस कर दे तो ये क्लोजिंग कैपिटल निकल आती है। अब पेपर में क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, कई बार ओपनिंग कैपिटल पूछ लेंगे। अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था ओपनिंग कैपिटल निकालिए, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए फॉर्मूला अपने आप से ही बन जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल में ये जो प्लस वाली चीज़ है वो माइनस कर देंगे और जो माइनस वाली है वो प्लस कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस में प्रॉफिट। ठीक है, और अगर पूछ ले कि प्रॉफिट को निकालिए तो क्या करेंगे? देखिए, प्रॉफिट को निकालना है तो प्रॉफिट, ये माइनस का साइन है उस साइड में कर देंगे तो ये वाला इस साइड में आ जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ओपनिंग कैपिटल को और माइनस कर देंगे इसमें से। और +1 और +2 के अगर लेसन्स के MCQs भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो जो दूसरा चैनल है स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम, उसमें मोस्टली जो लेसन्स हैं उनके क्वेश्चंस जो है MCQs वहाँ करवाए गए हैं, तो वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर से आ गया, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है अपना, बिल्कुल नेट लेवल का क्वेश्चन है। HPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जो थ्योरी है वो किसने दी? ये है थियोरेटिकल फाउंडेशंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड, और ये जो इकोनॉमिस्ट हैं वहाँ से उनको मैच किया गया है कि ये वाली थ्योरी किसने दी? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस की थ्योरी दी है एडम स्मिथ ने। सेकेंड है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, हेक्सर एंड ओहलिन ने। नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस माइकल पोर्टर ने, और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डेविड रिकार्डो ने दिए। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस एडम स्मिथ, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी हेक्सर एंड ओहलिन, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माइकल पोर्टर, और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डेविड रिकार्डो सर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, फॉर ए डिक्लाइन इन प्राइस, अगर कीमत में कमी होती है तो TR इंक्रीज हो जाती है। तो ये किस तरह की डिमांड है? कि हमारी इलास्टिक डिमांड, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है वहाँ से ली गई है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड रिवर्स रिलेशन को बताता है
तो ये डिमांड जो है वहाँ पे इलास्टिक हो जाएगी। इलास्टिक डिमांड में रिवर्स रिलेशन होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का। प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए या प्राइस के घटने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। तो यही क्वेश्चन में था कि अगर प्राइस में डेक्लाइन कमी आ रही है तो TR इंक्रीज हो रही है, रिवर्स रिलेशन है, ये हमारी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि TR इंक्रीज, TR किसकी इंक्रीज हो रही है? देखो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंज्यूमर, कंज्यूमर अगर एक्सपेंडिचर करेगा तो वो रिवेन्यू बन जाएगा प्रोड्यूसर का, इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू ऑफ ए प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे जो TR वर्ड यूज़ हुआ है वो रिवेन्यू के लिए यानी कि वो प्रोड्यूसर के लिए यूज़ हुआ है, तो TR उसकी इंक्रीज हो जाती है कीमत में कमी होने पर। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि जो हमारे कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर है वो प्रोड्यूसर के टोटल रिवेन्यू के इक्वल होता है। तो प्राइस अगर कम हो रहे हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज, ये प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। ये होता है हमारा इलास्टिक डिमांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, टैक्स से ये लिख दिया था, तब तक सिलेबस का नहीं पता था, तो इसको अगर नेट वाले करना चाहें तो कर सकते हैं। TDS सर्टिफिकेट के बारे में सही बातें बताई गई हैं। यहाँ पे फॉर्म जो है उससे मैच मेक करना था कि TDS ऑन सैलरी पेमेंट पे TDS फॉर्म 16 आ जाएगा, TDS है नॉन सैलरी पेमेंट पे फॉर्म 16A, और TDS ऑन रेंट पे फॉर्म 16C और प्रॉपर्टी पे 16B। ये अपना इसमें नहीं है स्क्रीनिंग में। नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। अब देखिए जो कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस होती है, कैपिटल का जो बजट बनाया जाता है, कैसे किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये क्वेश्चन में थी सीक्वेंस में और हमें 1 2 3 4 करना था, तो सबसे लास्ट में तो ये वाला आ ही जाएगा कि प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है। और सबसे पहले क्या देखा जाता है कैपिटल बजटिंग के लिए? सबसे पहले कैश फ्लो का एस्टिमेशन किया जाएगा कि कितना कैश की रिक्वायरमेंट है। दूसरा आइडेंटिफाई डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग रेट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तीसरे में उससे मल्टीप्लाई करके NPV निकाली जाती है। और फिर फोर्थ में ये सिलेक्शन, ये डिसीजन लिया जाता है कि प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। सबसे पहले कैश फ्लो का एस्टिमेशन होगा, सेकंड नंबर पे डिस्काउंटिंग रेट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, तीसरे पे NPV कैलकुलेट होगी और फोर्थ पे प्रोजेक्ट के बारे में डिसीजन किया जाएगा कि वो सिलेक्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस है ये। नेक्स्ट है एक मल्टीनेशनल फर्म इज़ द वन विच, एक मल्टीनेशनल फर्म जो है वो कौन सी होती है? कंट्रोल एंड ऑपरेट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी इन मल्टीपल कंट्रीज़। मल्टीनेशनल है तो मल्टीपल कंट्रीज़ में काम करेगी और किसके लिए? प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी है उन पर कंट्रोल करती है और ऑपरेट करती है। नेक्स्ट है स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रेफर टू। ये वाले जो क्वेश्चंस है वो 2020 के नेट वाले पेपर से लिए गए हैं, और यहाँ पे ये जो स्कीमिंग वगैरह है ये तो हमारे एस्टेट वाले पेपर में भी 2 बार रिपीट हुई है। सेम क्वेश्चन, सेम इसके ऑप्शंस के साथ। स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रेफर टू, स्कीमिंग ई बैंकिंग में स्कीमिंग का क्या मतलब होता है? आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से जो जरूरी सूचनाएं हैं वो क्या करते हैं? फ्रॉडस्टर्स जो हैं इनकी धोखाधड़ी करने वाले वहाँ से इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। तो स्कीमिंग इन ई बैंकिंग, आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR की फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? यानी कि जो किसी और से नहीं ली गई होती, खुद जो बौद्धिक क्षमता से संबंधित जितने भी काम होते हैं वहाँ पे जो राइट्स हमें मिलते हैं वो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे कॉपीराइट हो गया, क्या और हो गए, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ दैट आर ऑफ कमर्शियल वैल्यूज़। तो कमर्शियल वैल्यूज़ जब व्यापार करने के लिए अपनी ये जो बौद्धिक क्षमता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे कोई राइट्स अगर लिए जाते हैं तो वो ये हमारे आ जाएंगे प्रोटेक्ट ऑफ। ये किसके लिए होते हैं? कह रहे हैं कि कमर्शियल वैल्यू के लिए, ये मीन्स कैपेबल ऑफ सेल। स्वच्छ भारत अभियान इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल है स्वच्छ भारत अभियान। सोशल मार्केटिंग क्या होता है? सोशल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ कमर्शियल मार्केटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ पीपल। यूज़ किया गया कौन से प्रिंसिपल और टेक्निक को यूज़ किया? जो कि कमर्शियल थे, यानी कि जो व्यापार करने में यूज़ किया जा रहा था उसके लिए, और लेकिन इसका यूज़ कहाँ कर दिया? इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो ये हमारी हो जाएगी सोशल मार्केटिंग। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी हैज़ लॉस्ट इट्स शीन।
कंसिक्वेंट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी लॉज इन इंडिया, जैसे ही इंडिया में जीएसटी का जो कानून बना उसने किसने अपनी चमक खो दी है, फिस्कल पॉलिसी ने, राजकोषीय नीति ने। नेक्स्ट है ट्रू स्टेटमेंट को छाटना था कि एन आउटगोइंग पार्टनर हैज़ ए राइट टू क्लेम ए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल हिज अकाउंट इज फाइनली सेटल्ड, यानी कि जब तक कंपनी जाने वाले पार्टनर के अकाउंट को जब तक कंपनी फुली सेटल नहीं कर देती, उसका हिसाब किताब चुकता नहीं कर देती, तो उसे क्या राइट मिला हुआ है, टू क्लेम ए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म के प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेने के लिए वो क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट, स्पान ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइंड बाय, नियंत्रण का विस्तार, मैनेजर्स की ट्रेनिंग, सबऑर्डिनेट की ट्रेनिंग, मैनेजर पर्सनल क्वालिटी। ठीक है, क्वेश्चन था कि नोट डिटरमाइंड बाय, तो जो डिटरमाइंड बाय है वो लिख ली गई है, मैनेजर की ट्रेनिंग, सबऑर्डिनेट की ट्रेनिंग और मैनेजर्स पर्सनल क्वालिटी। नेक्स्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर, देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग किसके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, यानी कि सही साबित होती है, तो 4 ऑप्शन से उसमें से ऑयल रिफाइनिंग फर्म। प्रोसेस, ऑयल रिफाइन को करने में प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है अपने सारे एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, ये 4 अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि बताइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है 1872, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कौन सा है 2005, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन सा है 2000 एंड कॉम्पिटिशन एक्ट कौन सा है 2002। और कॉम्पिटिशन एक्ट जो है किसकी जगह पे लागू किया गया है, 1969 का जो हमारा था रिस्ट्रिक्टेड एंड ट्रेड पॉलिसी वाला, उसकी जगह इसको लागू किया गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा अपना 1872, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और कंपटीशन एक्ट 2002। बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है अपने स्क्रीनिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ कोई टाइम पास नहीं हो रहा है कि हाँ वीडियोस को टाइम चाहिए इसीलिए वीडियोस बना दी गई हैं। एक छोटी सी कोशिश है हेल्प करने की सभी की। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, कोशिश की गई है कि सारे क्वेश्चन सिलेबस में से ही लिए जाए, बेशक सारा सिलेबस करके चले जाए, लेकिन कई बार क्या होता है ना, पेपर में हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस को ही लेकर चले तो थोड़ा ये पता लग जाता है इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और इसका आंसर ये वाला हो सकता है। ठीक है, और अभी तो सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने वीडियोज़ में, एक वीडियो ऐसी बनेगी जिसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने सिलेबस से होंगे। इन यानी कि जो सिलेबस HPSC ने दिया है उसमें से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस पेपर से सारे क्वेश्चन छाट के वहाँ से एक वीडियो बनेगी प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उसको सीक्वेंस में लिखना था। सबसे पहले रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एंट्री, यानी कि जनरल एंट्री कर दी गई। फिर जर्नलाइजिंग द ट्रांजैक्शन इन द लेजर अकाउंट, इसे बोलते हैं पोस्टिंग, उसके बाद पोस्टिंग कर दी गई। पोस्टिंग के बाद जो बैलेंस निकला हर अकाउंट्स का उससे क्या बना, ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई ट्रायल बैलेंस से, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, और डेरिवाइंग मीनिंगफुल इन्फ्लुएंस इन द बिजनेस डिसीजन। और उसके बाद जितने भी डिसीजन लिए जाने थे वहाँ पे इसको एनालिसिस किया गया, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाली गई, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारी सीक्वेंस आ जाएगी, रिकॉर्डिंग, जर्नलाइजिंग द ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेरिवाइंग मीनिंगफुल इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ अनपेड सैलरीज। अनपेड सैलर किसे बोला जाता है, अनपेड सैलर वो होता है द पर्सन हु हैज़ सोल्ड द गुड्स एंड हैज़ नॉट येट रिसीव द प्राइस, सामान तो बेच दिया उसने अपना लेकिन उसे अभी तक कीमत नहीं मिली है। नेक्स्ट है चैनल कन्फ्लिक्ट कैन बी, चैनल कन्फ्लिक्ट कितनी तरह का होता है, 2 तरह का होता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में क्या हो जाएगा, सेम लेवल पे जैसे होता है, जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट वाले डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है तो वो जैसे कार एजेंसी है दोनों की, उनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सेम लेवल पे यानी कि हॉरिजेंटल कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। और वर्टिकल में डिफरेंट लेवल जो होते हैं, जैसे होलसेलर और रिटेलर के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो ये हमारा वर्टिकल में आ जाएगा। नेक्स्ट है गुडनेस ऑफ फिट, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि गुडनेस ऑफ फिट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय, किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है, ये काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा जो है टेस्ट किया जाता है। देखिए जितने भी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो स्टार्ट वाली वीडियोज़ में सारे कराए गए हैं, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि वो सारा ही सिलेबस में है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वालिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज नोन एज, यानी कि एक प्रोडक्ट की प्राइस में जब चेंज होता है तो दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी में चेंज होता है, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। जो क्वेश्चन था उसमें देखिए 4 मेथड दिए गए थे, कोचिंग, क्लासरूम लेक्चर, केस स्टडी और फाइल। तो बताया था, पूछा गया था कि जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन सा है, जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन सा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है कोचिंग, ठीक है। और ये सारे भी जो नोट्स वाली वीडियो है, नेट के लिए नेट वाली वीडियो थी जो 2 वीडियो कराई थी, उसमें था ये सारा ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो ऑन द जॉब में आ जाएगा कोचिंग, और ऑफ द जॉब में क्या आ जाएगा, क्लासरूम लेक्चर, यानी कि जो काम करने की जगह उससे अलग जाके जब ट्रेनिंग दी जाएगी, क्लासरूम लेक्चर से कॉन्फ्रेंस आ जाएगा, केस स्टडी आ जाएगा और फिल्म्स आ जाएगा। नेक्स्ट है इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर सेक्शन 10 to 15 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हु शैल बी द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, ए पर्सन हु इज और हैज़ बीन और इज क्वालिफाइड, यानी कि क्वालिफाइड टू बिकम डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि वह व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट जज है या उस पद की योग्यता रखता है, वो कौन हो सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट हो सकता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है या उस पद की योग्यता रखता है। नेक्स्ट है बिजनेस एक्टिविटी को करेक्टराइज करना था कि बिजनेस एक्टिविटी जो होती है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी, उसमें प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, दूसरा रिस्क भी होता है उसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ रिस्क होता है, और तीसरा सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी उसके अंदर होता है। नेक्स्ट है ऑन रिसीविंग द रिटर्न गुड्स फ्रॉम द बायर, द सेलर सेंड्स, ठीक है, बायर यानी कि जिसने सामान खरीदा, जब उसने गुड्स को रिटर्न कर दिया, जब हम यानी कि उसने खरीदा, मतलब हमारे यहाँ पे बेचने की एंट्री होगी, कंपनी की बुक्स में बेचने वाली एंट्री कर दी, कैश टू सेल या डेटर टू सेल होगी, और जब उसने रिटर्न कर दिया तो सेलर उसको क्या भेजेगा, क्रेडिट नोट भेजेगा उसको, ठीक है, क्रेडिट नोट उसको भेजेगा, ये यहाँ पे याद रखना है। और अगर खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो वहाँ पे डेबिट नोट मिलेगा। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंसी अप्रोच टू लीडरशिप वॉज गिवन बाय फैडलर। कॉन्टीजेंसी अप्रोच किसने दी, लीडरशिप भी देखिए आप सिलेबस में है, वहाँ पे अप्रोचेज पूछी जा सकती है। कॉन्टीजेंसी अप्रोच किसने दिया, फैडलर ने दिया है। नेक्स्ट है आइटम्स शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कैपिटल रिजर्व, यानी कि जितने भी रिजर्व है वो सारे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आता है, तो कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन ए फर्म मेंटेन्स ए कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन, क्या उसे करने की जरूरत नहीं है, बैंक एंड कैश अकाउंट इन द लेजर। लेजर में बैंक और कैश अकाउंट करने की जरूरत नहीं है अगर वो कैश बुक रखती है जिसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट है उसमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहला क्या होता है डिफरेंस इनके बीच में, उसमें एक क्वेश्चन था कि भाई कौन सा डिफरेंस सही नहीं है, तो जो 3 डिफरेंस थे वो यहाँ लिखे गए। एंटरप्रेन्योर फाउंड द बिजनेस, मैनेजर ऑपरेटेड, बिल्कुल सही बात है, जो उद्यमी है वो व्यवसाय को ढूंढते और मैनेजर उसे चलाते हैं। एंटरप्रेन्योर आर द ओनर्स ऑफ देयर बिजनेस, मैनेजर्स आर एम्प्लॉयज, बिल्कुल सही है। एंटरप्रेन्योर अर्न प्रॉफिट, मैनेजर्स अर्न सैलरीज, ये तीनों ही जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज शोन एज एन एसेट। प्रीपेड जो होती है चीज़ें वो एसेट साइड में आती है, तो हमारी एसेट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जब किसी कंट्री की होती है तो वहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, तो नेशनल इनकम जो ऑप्शन था वो यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है डैश इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल का कौन सा पार्ट होता है, डेमोग्राफी होता है। डेमोग्राफी इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल 2 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल में माइक्रो और मैक्रो होता है, तो जो डेमोग्राफी है वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लेंट कैन बी मेड टू डिस्ट्रिक्ट फोरम व्हेन द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कंपनसेशन क्लेम्ड डज नॉट एक्सीड। देखिए पूछा गया है कि जब डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोई कंप्लेंट जाती है तो वहाँ पे जो वस्तु और सेवा का मूल्य है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके अकॉर्डिंग तो ये 20 लाख होना चाहिए, 20 लाख रुपए तक का, और जो 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का होना चाहिए। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन जो आया था वो 2019 से पहले आया था, तो वहाँ पे जो लिमिटेशन थी उसके हिसाब से वहाँ पे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे ऑप्शंस दिए गए थे, तो 20 लाख ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 20 लाख रुपए तक का। लेकिन अब ऑप्शंस में इस तरह से आएगी लिमिट, तो 2019 अगर बोल के ही पूछ ले कि 2019 के अकॉर्डिंग बताओ या 1986 के अकॉर्डिंग बताओ, तो पता है 1986 में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख तक का होता है, फिर 20 लाख से 1 करोड़ और अबव 1 करोड़। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख तक का, स्टेट कमीशन में डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख तक का, स्टेट कमीशन में 20 लाख से 1 करोड़ और नेशनल कमीशन में 1 करोड़ से ऊपर का। लेकिन अगर 2019 पे पूछ ले तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वहाँ पे ये हो जाएगा अपना 1 करोड़ तक का, और उसके बाद 1 करोड़ से 10 करोड़,
स्टेट कमीशन में, और 10 करोड़ से ऊपर का हो जाएगा नेशनल कमीशन में। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी कि बताइए कौन सी है, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट थी वो ये थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दो या नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला उसको हमने बाय में उतार लिया, बाय में हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लिखेंगे और टू में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिखेंगे तो नॉन नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब पूछ रखा था ये और दे रखा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इसमें प्लस करेंगे क्योंकि हम बैलेंस ऐसे ही तो निकालते हैं, इस साइड का प्लस करके ये वाली माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रिंसिपल फॉलोड इज वन मैन वन वोट। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ना जस्ट एट के पेपर कराए थे, उसमें एक क्वेश्चन के ऑप्शन में था और वो वहाँ पूरा डिटेल में बताया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, कौन सा उसके ऊपर एक्ट लगता है, इसमें क्या इसका प्रिंसिपल होता है, ये कितने तरह की होती है, इसमें कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, सारी बातें। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, और वैसे भी अभी एक बार ये जो पेपर है मेरे पास एक बार उसको एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद जो सिलेबस है उसके हिसाब से भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी करेंगे अपनी सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ को ऐसे बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की बाधाएं कौन सी है, टेक्नोलॉजी में आ जाए, कल्चरल बैरियर्स हो जाते हैं और लिंग्विस्टिक बैरियर्स हो जाते हैं, ठीक है, भाषाई बाधा आएगी, सांस्कृतिक होगी और तकनीकी बाधाएं। अभी अकाउंट का आ गया क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इफ गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट इट शुड बी रिटर्न ऑफ फॉर दिस कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कह रहे हैं रिटायरमेंट के समय, एक पार्टनर की रिटायरमेंट के समय, या तो चाहे पार्टनर की एडमिशन हो या पार्टनर की रिटायरमेंट हो, गुडविल जो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है सबसे पहले उसको राइट ऑफ किया जाता है। राइट ऑफ कैसे किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ रिटायर हो रहा है तो यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन रेशियो कौन सा रहेगा, ओल्ड ही रहेगा। और राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, गुडविल दिखा के बैलेंस शीट में एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, और राइट ऑफ करने के लिए रिवर्स करते हैं हम उसको, डेबिट बैलेंस तो क्रेडिट करके उसे राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या होंगे, सारे पार्टनर। तो ये जो ऑप्शन था वो ये था, डेबिटेड बाय ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ABC टू गुडविल हो जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, इकोनॉमिक जो पैसे से रिलेटेड है, जो पैसा कमाने से रिलेटेड है, बिजनेस कर लो, प्रोफेशन में चले जाओ या फिर एम्प्लॉय बन जाओगा, तो ये सभी पैसा कमाने के लिए होती है, तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगी। इसके अलावा अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछ ले तो वहाँ पे जैसे सेवा करना, धर्म का प्रचार करना, वो वाले सारे काम उसमें आ जाते हैं। क्या टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री कितने तरह की होती है, इंडस्ट्री 3 तरह की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी या सर्विस इंडस्ट्री होती है। तो यहाँ से भी आपने देखा होगा कितनी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कोई भी एग्जांपल देके पूछ लेंगे बताओ कौन सी तरह की इंडस्ट्री है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन सी होती है, अब जैसे यहाँ पे बोला ना प्राइमरी, सेकेंडरी और ये सर्विस, ये टर्टरी इंडस्ट्री आ गई। प्राइमरी भी आगे क्लासिफाइड है, सेकेंडरी भी और ऐसे सर्विस भी। तो प्राइमरी 2 तरह से है, जेनेटिक इंडस्ट्री होगी और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होगी। जेनेटिक यानी कि जो प्रजनन से संबंधित है, एनिमल हस्बेंड्री आ गई, पोल्ट्री फार्मिंग आ गई या प्लांटेशन आ गई, ठीक है। और ये एक्सट्रैक्टिव, माइनिंग, क्वेरिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है उसमें भी 2 तरह की, एक मैन्युफैक्चरिंग जो निर्माण करती है और एक कंस्ट्रक्टिव, ये भी एक तरह से निर्माण ही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग है, शुगर बना दी, सीमेंट, टेक्सटाइल का काम हो गया, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आ जाएगा। और कंस्ट्रक्टिव में कंस्ट्रक्शन के वर्क आ गए हैं, ये बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ठीक है, ये सारे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आ गए। अब पूछ रहे कि रोड जो है वो कौन सी इंडस्ट्री में आता है, सेकंड इंडस्ट्री में आता है। टेक्सटाइल जो कौन सी में आता है, सेकंड इंडस्ट्री में आता है। तो ये ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री दोनों ही सेकेंडरी में है। मैन्युफैक्चरिंग में शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल इस तरह से काम आ जाएंगे, और कंस्ट्रक्टिव में कंस्ट्रक्शन के वर्क आ जाएंगे, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज। नेक्स्ट है सर्विस इंडस्ट्री, ये सबसे आसान है, छाटना, ट्रांसपोर्ट, ये सभी सर्विसेज होती है, ट्रांसपोर्ट की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग। फिर आगे मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग, देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी ना, शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल, ये बोल दिया था। अब मैन्युफैक्चरिंग भी जो है वो 4 तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री। अब ये दोनों एक जैसे से। एनालिसिस क्या होता है, एक चीज़ में से कई चीज़ों को अलग कर देना, वो एनालिसिस करना हो गया। प्रोसेसिंग में प्रोसेस चला, अभी एक क्वेश्चन पीछे देखा भी था कि जो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री है वो किस में आएगी, वो इसमें आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये होती है। सिंथेटिक में अलग अलग चीज़ों को जोड़ के एक बना दिया, और असेंबली में भी हमें असेंबल ही करना होता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या होता है,
असेंबली में पहले से ही बनी हुई चीज़ों को जोड़ के एक नई चीज़ बनाई जाती है। असेंबली में डिफरेंट मैन्युफैक्चर्ड पार्ट आर असेंबल टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट, जैसे साइकिल बना दी, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, ठीक है, बने बनाए पार्ट लाके उसको जोड़ना, ये हमारा हो जाएगा असेंबली इंडस्ट्री में। सबसे पहले देखते हैं एनालिटिक इंडस्ट्री क्या होती है। एनालिटिक इंडस्ट्री मैनी थिंग्स आउट ऑफ वन थिंग, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, ये गैसोलीन, कहाँ से, ये क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो होता है ना, वहाँ से सारी चीज़ें निकलती है। ये दिख नहीं रहा, ये जगह पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन। और दूसरा प्रोसेसिंग में तो आसान है छाटना, जैसे शुगर कैन से शुगर वगैरह निकल गई, तो इंक्लूड डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। और सिंथेटिक में मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स, यहाँ पे रॉ मटेरियल को मिक्स किया गया और वहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को मिक्स किया गया है, दोनों में ही जुड़ने का काम किया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोयल, ठीक है। तो ये किसके पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग के 4 पार्ट है, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक और असेंबली। और मैन्युफैक्चरिंग किसका पार्ट है, ये सेकेंडरी का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड आर एक्सपोर्टेड टू सम थर्ड कंट्री, इट इज़ कॉल्ड, ये इसे क्या कहते हैं, देखिए फॉरेन ट्रेड के 3 पार्ट होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है, एक देश से कोई गुड्स इंपोर्ट कर लिए और सेम गुड को किसी थर्ड कंट्री में भेज दिया, सेम गुड्स को थर्ड कंट्री में भेज दिया, तो वो एंट्री पोर्टेड जो है वो कहा जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं लिखा क्योंकि वो पता ही होता है सभी को, थोड़ा सा यहाँ एंट्री पोर्ट जो है वो नया सा वर्ड है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रैकुनाज थ्योरी ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ग्रैकुनाज थ्योरी वी ए ग्रैकुनाज ने दी है, वी ए ग्रैकुनाज, स्पान ऑफ कंट्रोल की जो थ्योरी है ग्रैकुनाज थ्योरी वी ए ग्रैकुनाज ने दी है। नेक्स्ट है हॉट स्टोव रूल प्रोपाउंडेड बाय, अब देखिए हॉट स्टोव रूल, हॉट स्टोव जो है वो गर्म है, ये किसने दी, डगलस मैकग्रेगर ने दी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल रहा था, इसके लिए इसको अलग से नंबरिंग दे दी कि हॉट स्टोव रूल किसने प्रोपाउंड करा, डगलस मैकग्रेगर ने। अकॉर्डिंग टू हॉट स्टोव रूल प्रोपाउंडेड बाय डगलस मैकग्रेगर, ए साउंड डिसिप्लिनरी सिस्टम, यानी कि मजबूत अनुशासिक प्रणाली में क्या क्या होना चाहिए, इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, क्या क्या होना चाहिए। देखिए अनुशासिक प्रणाली है, अनुशासन से भरी हुई, तो उसमें सबसे पहले इमीडिएसी ऑफ एक्शन, कार्रवाई की तत्कालिकता होती है, तभी अनुशासन बना रह सकता है। दूसरा एडवांस वार्निंग होती है कि कोई भी गलत काम नहीं करेगा, अगर किसी ने ऐसे ऐसे गलत काम करे तो ये वाली पनिशमेंट दी जा सकती है, अग्रिम चेतावनी होती है अनुशासन में। थर्ड है जो डिसिप्लिन है वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंस, सभी के लिए एक जैसा, संगत होना चाहिए, वहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और डिसिप्लिन कैसा होता है, इम्पर्सनल, ठीक है, ये संगत होना चाहिए और वो इम्पर्सनल होना चाहिए। इम्पर्सनल, कंसिस्टेंस, एडवांस वार्निंग होनी चाहिए, रिमेडिएशन ऑफ एक्शन, ये 4 हमारे क्या हैं, ये 4 उसमें जो है वो करैक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, हॉट स्टोव रूल में होने चाहिए, डगलस मैकग्रेगर ने जो दिया था। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस, मिलेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।